हेलो स्टूडेंट्स। ख्याति के मूल्यांकन के अगली कड़ी के रूप में हम आज अध्ययन करेंगे अधिलाभों की गणना कैसे करें। पिछली बार आपको बताया था कि ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या हो। तो मुख्य रूप से ख्याति के मूल्यांकन के दो आधार होते हैं, जिसमें एक पर हमने पूर्व में चर्चा की है, जिसमें औसत वास्तविक लाभ अपन ज्ञात करते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, कि भविष्य में कायम रहने वाले लाभ उनके आधार पर निकालते हैं। और दूसरा है अधिलाभों को ज्ञात करना। तो ये सुपर प्रॉफिट, इनकी गणना हम किस प्रकार से करें। तो सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं? सामान्यतया व्यवसाय में जो वास्तविक औसत लाभ होते हैं, जिनकी गणना हमने पूर्व में की है, वो लाभ सामान्य लाभ से जितने ज़्यादा होंगे वही एक प्रकार से सुपर प्रॉफिट या अधिलाभ कहलाता है। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जैसा सूत्र में दिया हुआ है। इसके आधार पर हम सुपर प्रॉफिट याद करते हैं। अब ये सुपर प्रॉफिट में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो ऊपर बताई गई विधि से पहले जो आपको बताया था उस तरह से हम ज्ञात करेंगे। अब रही बात सामान्य लाभों की। सामान्य लाभ हम कैसे निकालें? तो सामान्य लाभ निकालने का तरीका ये है, औसत विनियोजित पूंजी गुणा सामान्य प्रत्याय की दर बटा 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालनी पड़ेगी, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो आ जाता है। अब सवाल है यहाँ पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालें और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम कैसे निकालें। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के संबंध में थोड़ी विशेष आपको ध्यान रखना होगा। इसकी गणना हम किस प्रकार से करें, थोड़ा सावधानी ध्यानपूर्वक इसको थोड़ा समझना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करने के लिए चिट्ठे की जो बैलेंस शीट होती है उसकी असेट साइड की ओर हम ध्यान देंगे। और असेट साइड की ओर ध्यान देंगे तो उसमें स्थायी संपत्तियों को देखेंगे। स्थायी संपत्तियों को हम लेते हैं बाजार मूल्य पर, उनको मार्केट प्राइस पर लेंगे। यदि बाजार मूल्य नहीं हो तो हम उसको अपेक्षित मूल्य पर हम यहाँ पर लेंगे। फिर लेंगे करंट असेट्स। इनमें बनाया गया यदि कोई आयोजन बनाया गया हो, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वगैरह इस तरह का कोई बनाया हो, तो वो उसमें से लेस कर देंगे। विनियोगों की दशा में ये है कि इसमें केवल व्यापारिक विनियोगों को ही हम इसमें शामिल करेंगे, विनियोजित पूंजी में लिया जाएगा, अन्यथा नहीं। नॉन ट्रेडिंग होंगे तो उनको हम शामिल नहीं करेंगे। दूसरी बात, अमूर्त संपत्तियों जो होती हैं उनको उनके वसूली मूल्य पर ही जो है वो लिया जाएगा, अन्यथा उनको शामिल जो है वो नहीं करेंगे। यदि वसूली मूल्य दिया हुआ है तो शामिल करेंगे, वसूली मूल्य दिया हुआ नहीं है तो इंटेंजिबल असेट्स को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। इसी प्रकार जो फिक्टिशियस असेट्स हैं, कृत्रिम संपत्तियां जो होती हैं, उसमें जैसे अंशों के निर्गमन पर व्यय होता है, अंशों के निर्गमन पर बट्टा होता है, अभिगोपन कमीशन होता है, तो विज्ञापन के खर्चे होते हैं, तो इनको हम जो है वो इसमें शामिल नहीं करते हैं। कृत्रिम संपत्तियों को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। इसी प्रकार से ये जो संपत्तियाँ आएंगी, अब इन संपत्तियों का हम टोटल कर लेंगे। फिक्स्ड असेट्स ले ली, इन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ले लिए, करंट असेट्स ले ली, फिक्टिशियस असेट्स शामिल नहीं करेंगे। और फिक्टिशियस असेट्स में यदि उनका वसूली मूल्य दिया हुआ है तो ही लेंगे, और जो कृत्रिम संपत्तियां हैं उनको इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। इंटेंजिबल असेट्स का जो है वो मूल्य हो तो लेंगे, और फिक्टिशियस को हम शामिल नहीं करेंगे। अब ये जो संपत्तियां हैं, इनके योग में से हम दायित्वों को घटाएंगे। कौन से दायित्व घटेंगे वो देखिए। चालू दायित्व घटाएंगे, जिसमें क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये सब इसमें घटा देंगे। रही बात प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए, तो इसमें ये है समता अंशों और अधिमान अंशों पर यदि कोई प्रपोज डिविडेंड है और लाभांश वितरण के लिए कोई आयोजन बनाया गया है, उसको हम करंट लायबिलिटीज में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इनको इसमें आकस्मिक दायित्व मान करके इनको छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जो बैंकों से ऋण लिया जाता है, वित्तीय संस्थाओं से ऋण है, डिवेंचर्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, उनको हम इसमें शामिल करेंगे, उनको इसमें से लेस करेंगे। फिर है भविष्य के दायित्वों के लिए बनाए गए कोष। ऐसे कई बार रिजर्व होते हैं जो फ्यूचर में जो लायबिलिटीज उत्पन्न होती हैं उनके लिए कोष बनाए जाते हैं, तो उनको भी हम इसमें से लेस कर देते हैं। जैसे भविष्य निधि है, ग्रेचुटी है, कर्मचारियों के लाभ भागीदारी की योजना है उसके लिए है, कर्मचारियों को बोनस आदि देने के लिए है, तो इनके लिए यदि कोई आयोजन बनाया गया हो और वो बैलेंस शीट में हो लायबिलिटीज में, तो उसको हम इसमें से घटा देंगे। इसी तरह से कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष में बकाया क्षतिपूर्ति राशि,
कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति कोष कोई है और उसमें कोई राशि बकाया है तो उसको भी इसमें से हम लेस कर दें। टेबल के रूप में इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। सन्ड्री असेट्स हो गई, फिक्स्ड असेट्स लेंगे वसूली मूल्य पर, करंट असेट्स लेंगे आफ्टर प्रोविजन, ट्रेड इन्वेस्टमेंट ले लेंगे और पेटेंट ट्रेडमार्क रिलाइजेबल जो आपके इंटेंजिबल असेट्स हैं उनको वसूली मूल्य पर लेंगे और फिक्टिशियस असेट्स शैल नॉट बी कंसिडर्ड, इनको इसमें शामिल नहीं करते जैसा अभी आपको बताया। इन सब के टोटल में से हम ये लाइबिलिटी लेस करेंगे, ऑल करंट लाइबिलिटीज, ऑल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसमें क्या है, इफ़ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट्स नॉट गिवन, यदि वसूली मूल्य दिया हुआ नहीं है तो फंड और फ्यूचर लाइबिलिटी जो ऊपर हमने डिस्कस किया वो इसमें से हम घटा दें। तो ये इस प्रकार से इसमें क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आई। अब ये क्लोजिंग कैपिटल जो आई है इसके अंतर्गत एक ध्यान रखना कि स्थायी संपत्तियों को यदि आपने रिवैल्यूड प्राइस पर लिया है, पुनर्मूल्यांकित मूल्य किसी असेट का प्रश्न में दिया गया है, तो उसमें से फिर डेप्रिसिएशन का प्रोविजन हम नहीं करेंगे, उस रिलाइजेबल वैल्यू को ही डायरेक्ट हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड आई है ये है क्लोजिंग और हमें चाहिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को जोड़ करके 2 का भाग देके इसका एवरेज हम निकालेंगे। अब मान लीजिए आपको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई नहीं है, क्लोजिंग तो आपने ऊपर बैलेंस शीट के आधार पर निकाल ली, लेकिन ओपनिंग यदि दी हुई नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसका एक अल्टरनेट तरीका क्या है कि यदि ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है जब तो अपन ऊपर से ही निकाल लेंगे, इसलिए 3rd नंबर का पॉइंट आप देखिए, हम क्या करेंगे, जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आपने ऊपर ये जो निकाली है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आपने निकाली है, इस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंतर्गत हम जो है वो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंतर हम इसको शामिल करेंगे। थोड़ा वीडियो में थोड़ी टेक्स्ट में प्रॉब्लम आ गई है, 1 मिनट अभी देखता हूँ, आप बने रहिए वीडियो पे। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में चालू वर्ष के जो लाभ होते हैं उन चालू वर्ष के लाभों का आधा हम इसमें से लेस कर देते हैं। तो चालू वर्ष के लाभों का आधा इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास में वो आपके एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो आ जाएगी, जैसा इसमें दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, उसमें हम ये घटा देंगे। और यदि ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है तो उसमें जोड़ देंगे लाभों का आधा, तो वो बात बराबर हो जाएगी। तो तीसरे सूत्र का प्रयोग करके हम औसत विनियोजित पूंजी हम ज्ञात करेंगे। अब जो चालू वर्ष के लाभ लेते हैं जिनका आधा इसमें से हम घटाते भी हैं या जोड़ क्लोजिंग में घटाते हैं, ओपनिंग में जोड़ते हैं, तो ये वो लाभ होता है जो अंत की पूंजी में जुड़ा हुआ होता है। और चालू वर्ष के कर से पूर्व के लाभों में से कर आयोजन, डूबत ऋण आयोजन, स्टॉक और चालू संपत्ति के मूल्य में कमी या वृद्धि, स्टॉक में करंट लायबिलिटी में वृद्धि या करंट असेट्स में वृद्धि और लायबिलिटीज में कमी, उसका एडजस्टमेंट करने के बाद में ये प्रॉफिट जो है वो लिया जाता है। अब प्रत्येक वर्ष के लाभ को यदि मान लीजिए कई कंपनियां विड्रॉ कर लेती हैं, निकाल लेती हैं लाभ प्रॉफिट एंड लॉस को, तो उस स्थिति में औसत विनियोजित पूंजी ज्ञात करते समय चालू वर्ष के लाभ का भाग नहीं घटाएंगे, ये ध्यान रखना। और नॉन ट्रेडिंग जो इन्वेस्टमेंट है उनको भी चालू वर्ष के लाभ में से नहीं घटाएंगे, क्योंकि इससे व्यवसाय की अंतिम पूंजी में वृद्धि हो जाती है। तो ये तो असेट्स के आधार पर हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम ज्ञात कर सकते हैं एक तरह से। अब इसके एक अल्टरनेट मेथड और है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, और वो लायबिलिटी मेथड जिसको हम कह सकते हैं कि वो लायबिलिटीज़ के आधार पे हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो उसको ज्ञात करने का तरीका ये है, जनरली हम असेट्स वाला मेथड ही ज़्यादा काम में लेते हैं, पर इससे भी आप समझ सकते हैं। इसमें इक्विटी अंश पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी लेंगे, फिर सभी प्रकार के संचय और आधिक्य लेंगे, संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन में कोई लाभ होता है तो वो इसमें हम शामिल करेंगे, जोड़ेंगे, और इसमें से घटाएंगे क्या, जो संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि होती है वो हानि घटाएंगे, और कृत्रिम संपत्तियां घटा देंगे, और गैर चालू संपत्तियां घटा देंगे, गैर व्यापारिक विनियोग घटा देंगे, लाभ हानि खाते का कोई जमा शेष है वो इसमें से हम घटा देंगे। तो और चालू वर्ष का कर पश्चात लाभ का 50% भाग हम इसमें से
जोड़ देंगे लास्ट में। तो ये एक प्रकार से इसके अंतर्गत जो है वो उसमें घटाने की राशि मिलेगी। तो इस प्रकार से इसमें ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटी के आधार पर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम ज्ञात कर लेते हैं, पर लेकिन ज़्यादातर हम असेट्स के आधार पर ही ज्ञात करना ज़्यादा प्रीफर करेंगे। अब रही बात नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हम ज्ञात करते हैं वो शुद्ध प्रत्याय और जोखिम प्रत्याय का योग होती है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब कि जो सामान्य प्रत्याय दर होती है नॉर्मल रेट, उसमें रिस्क फैक्टर का प्रीमियम और जोड़ दिया जाता है। तो 99% तो ये दर प्रश्न के अंतर्गत दी हुई होती है। अदरवाइज यदि प्रश्न में दी हुई नहीं है तो फिर हम ये सेकंड नंबर के पॉइंट के आधार पर देखते हैं, जिसमें DPS अपॉन MPS गुणा 100 करके ये निकाला हुआ है। तो इसमें डिविडेंड पर शेयर बटा मार्केट प्राइस पर शेयर गुणा 100 करके हम ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न याद कर सकते हैं। अब मान लो आपको एक से अधिक वर्षों की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है, तो हम कैसे लेंगे? तो सम ऑफ डिविडेंड रेट्स डिक्लेयर्ड इन लास्ट ईयर्स, यदि पिछले 5 साल की आपको डिविडेंड रेट दे दी तो उस 5 साल की डिविडेंड रेट को जोड़ करके हम नंबर ऑफ ईयर्स का भाग देंगे और फिर उसमें प्रीमियम ऑफ रिस्क फैक्टर जोड़ करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम इसमें ज्ञात कर लेंगे। तो ये इस प्रकार से हम इसमें नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो ज्ञात करेंगे। तो जो अधिलाभों की गणना की जाती है उसके अंतर्गत हम जो है वो एक्चुअल जो एवरेज प्रॉफिट हमने ऊपर निकाले हैं, पहले आपको पिछले लेक्चर में जो बताया था, वो ज्ञात करके उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट हम घटाते हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमको 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके आधार पर नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट से एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा वो ही सुपर प्रॉफिट कहलाता है, अधिलाभ कहलाता है। यदि ये माइनस में आता है तो फिर इसका मतलब वहाँ अधिलाभ नहीं है, इसलिए वहाँ ख्याति की गणना नहीं होगी। धन्यवाद।